आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि ईरान के खिलाफ जंग में उतरना है या नहीं, इसका फैसला मैं 2 हफ्ते बाद लूंगा। दुनिया भर में अमेरिका के राष्ट्रपतियों से ज्यादा झूठ शायद ही दुनिया में कोई बोलता हो, और ट्रंप तो अपने झूठों के लिए बिल्कुल मशहूर है। उस दिन ही मैंने कहा था कि किसी भी दिन हमला हो सकता है। अगले 3-4 दिन बेहद इंपॉर्टेंट होंगे और ईरान को ये बात याद रखनी चाहिए कि वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में ट्रंप पे भरोसा ना करे। अरगाची को बुलाया गया था जिनेवा, और जिनेवा जाने से पहले ही अरगाची को मारने की साजिश हुई थी। उस साजिश में वो बच गए। जिनेवा में उन्होंने बातचीत की, सारा कुछ हुआ, और उसके बाद तुरंत कल सुबह 4:30 बजे के आसपास उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आता है कि हमने ईरान की फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। बाकायदा व्हाइट हाउस का बयान आया है, और इस तरह से अमेरिका ने ये बात साबित कर दी है कि उससे बड़ा और कोई झूठा नहीं हो सकता है। इस तरह से ट्रंप ने ये बात साबित कर दी कि हम सब जो कह रहे थे कि ट्रंप के ऊपर किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। ट्रंप झूठ और केवल झूठ बोल रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामनी ने भी कहा था कि पहले दिन से अमेरिका इस साजिश में शामिल था, इसलिए अमेरिका का शामिल होना हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब ये हमले हुए हैं और हमारी गोदी मीडिया, हमारा जो भक्त समाज है, वो बड़ी खुशी मना रहा है। उसको लग रहा है कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। 3-4 चीजों को बहुत कायदे से समझने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि आज भी 3-4 चीजों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहली बात तो यह है कि आज भी क्लियर है, 3-4 चीजों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहली बात तो यह कि आज भी क्लियर किया है ईरान ने, और पहले भी इस बात को पूरे इशारे दिए थे कि मार्च में ही इन जगहों से जो जरूरी सामान थे, जरूरी केमिकल्स थे, वो सारे के सारे शिफ्ट कर दिए गए थे। अब अगर आपको ये पता होगा कि घर में किसी भी दिन चोरी होने वाली है, तो आप पहला काम क्या करते हैं? आप पहला काम यही करते हैं कि अपना जो कीमती सामान है वो वहां से निकाल देते हैं। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ये जो हमला हुआ है, इसने मामूली नुकसान पहुंचाया है। इसने ईरान की जो कैपेबिलिटीज हैं न्यूक्लियर बम बनाने की या न्यूक्लियर डेवलपमेंट की, उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। महीने 2 महीने के लिए चीजें जरूर टल सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा असर नहीं है। दूसरी बात, ईरान ने तुरंत पलट के आज सुबह हाइफा और तेल अवीव दोनों पर हमला किया है। अगर आप इजराइल के आज के अखबारों को देखेंगे तो बेचारे आज खुशी मनाना चाह रहे थे कि अमेरिका ने हमला किया है, लेकिन वो खबर नीचे चली गई है और ऊपर वो खबरें आ गई हैं कि ईरान ने हाइफा और तेल अवीव पर मिसाइल्स की बारिश कर दी है, जिससे बहुत बड़ी तबाही मची है और ज्यादातर मिसाइल डायरेक्ट हिट हुए हैं। अब ईरान के पास ऑप्शन क्या है? अरगाची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनका ऑफिशियल ट्वीट आया है। उन्होंने ही अभी तक ऑफिशियल ट्वीट किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जो कुछ किया है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। वो अब हमें ये हक देता है कि हम सेल्फ डिफेंस में जो चाहें वो करें। देखिए, बड़ी बड़ी बातें बहुत सारे लोग करेंगे, चिल्ला के चीख के बहुत सारी बातें करेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि जो फैक्ट है, जो मुमकिन है, वो सारी चीजें आपको बता दूं। ईरान के सामने इस समय 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटीज आप सब जानते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा कि वो अमेरिका के बेसिस पर हमला करे, साथ में इजराइल पर हमला करे। ये सारा कुछ वो कर सकता है। पहली पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि उसको अमेरिका के सारे अटैक्स के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी अगर ईरान ये फैसला लेता है कि वो बहरीन और बाकी सारी जगहों पर जो अमेरिकन बेसिस हैं उनके ऊपर हमला करेगा, तो ये जंग बड़ी होने वाली है। ये जंग काफी बड़ी हो जाएगी और उसके बाद ये इलाकाई जंग में भी बदल सकती है। दूसरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ये है कि फिलहाल अमेरिका को इग्नोर करे। दूसरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ये है कि फिलहाल अमेरिका को इग्नोर करे और अमेरिका ने उसके ऊपर जो कुछ बम गिराए हैं उससे खास नुकसान नहीं हुआ। ईरान एक फैसला ये ले सकता है कि फिलहाल अमेरिका को किनारे रखे, अमेरिका के ऊपर कोई हमला ना करे, अमेरिकन बेसिस को धमकी देता रहे, लेकिन हमला ना करे। हमला वो लगातार इजराइल पे करे और ऐसा हमला करे कि इजराइल की कमर टूट जाए। मिसाइल्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है, मिसाइल्स की पावर बढ़ाई जा सकती है। जैसे आज सुबह उसने हाइफा और तेल अवीव में हमला किया है, वैसे ही लगातार हमले करके नेतन्याहू की कमर तोड़ दे। ईरान के पास ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है कि दूसरे ऑप्शन के साथ वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद कर दे, और हुतीज उसके साथ हैं, वो रेड सी बंद कर दे। इसका मतलब ये होगा कि दुनिया का 20% और एशिया का अगर बात करें, इंडिया की बात करें, तो 60% से ज्यादा तेल जहां से जाता है वो अगर
बंद हो जाए, वहां से शिप निकलने बंद हो जाए, इसका मतलब सीधा ये होगा कि सारी दुनिया पे इसका इफेक्ट पड़ेगा और दुनिया प्रेशर बनाना शुरू करेगी कि इजराइल अपनी बॉम्बिंग रोके, इजराइल अपनी सारी जो हरकतें हैं वो बंद करे और अमेरिका भी आइंदा से किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना करे। ये 3 ऑप्शंस हैं। आप देखिए जो इजराइल के व्यापार पर असर पड़ा है वो भयानक है। अगर इन 2 जगहों को, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोका जाता है और रेड सी को रोका जाता है, तो ये यूरोप से लेकर और सारी दुनिया के लिए बेहद मुश्किल पैदा करने वाला होगा और इजराइल के बिजनेस को लगभग पूरी तरह से खत्म करने वाला होगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि ईरान फिलहाल ऑप्शन 2 पर सबसे ज्यादा जोर देगा। हालांकि सोशल मीडिया पर पूरा फैला हुआ है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, लेकिन आप इरना की वेबसाइट पर जाइए, तेहरान टाइम्स की वेबसाइट पर जाइए या किसी भी दूसरे जो इजराइल की जिम्मेदार एजेंसीज हैं, प्रेस टीवी पे चले जाइए, इन सब के यहाँ जाइए तो फिलहाल स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद करने की कोई घोषणा नहीं की गई है। धमकी तो ईरान ने पहले भी दी थी। आज सुबह जो कुछ हुआ है ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अचानक से हुआ है, पहले से बहुत सारे लोगों को इस बात की भी भनक थी। तो ये हो ही नहीं सकता कि ईरान इसके लिए पहले से तैयार ना हो। अब फर्ज कीजिए कि ईरान अगर हमला नहीं करता है, हालांकि ईरान ने हमला कर दिया है। ईरान के लिए इजराइल पर लगातार हमले करना, इजराइल की कमर तोड़ना, इजराइल को ये एहसास दिलाना कि हम जब चाहें जहां चाहें तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, इसलिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका वही हाल होगा जो लेबनान का हुआ था। अगर अभी वो समझौता कर लेता है, अभी जाकर सीज फायर कर देता है, इसका मतलब ये होगा कि वो सीज कर जाएगा और इजराइल फायर करता रहेगा, जैसा कि हमेशा से मिडिल ईस्ट में होता आया है। इजराइल के साथ जिसने भी सीज फायर किया है उसके ऊपर सीज फायर के बाद लगातार हमले हुए हैं। ईरान इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए सीज फायर की तो फिलहाल मुझे कोई उम्मीद दूर से दूर तक दिखाई नहीं देती है। हफ्ते 2 हफ्ते बाद अगर ऐसा कुछ होता है जब इजराइल की कमर कायदे से टूट जाए, उसके बाद अगर ऐसा होता है तो देखा जाएगा। अब सवाल है इंटरनेशनल कम्युनिटी का कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर क्या करेगी। एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका ने सीधे सीधे वॉर क्राइम किया है। किसी खुद मुख्तार देश के अंदर जाकर बम गिराना ये अपने आप में एक वॉर क्राइम है। यूनाइटेड नेशन के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके खिलाफ है। लेकिन आपको क्या लगता है कोई बोलेगा? कि कोई बोलेगा? कुछ कंट्रीज हो सकता है बोले, लेकिन हमारी हिंदुस्तान जैसी कंट्री जो है वहां नरेंद्र मोदी जी कोई बयान नहीं देंगे। ये बात मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। निंदा भी नहीं करेंगे, ये बात भी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। कल का मैं आपको एक बयान दिखाता हूँ। मदेव जो है वो रशिया के 3रे प्राइम मिनिस्टर रहे थे। मतलब 91 में जब यूएसएसआर टूटता है, नया रशिया बनता है, तो उसके वो 3रे प्रेसिडेंट थे, दमित्री मदेव। और अभी भी वो रशियन फेडरेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी हैं, यानी वहां के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। उनका कल का बयान था जिसमें उन्होंने 2 सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल के पास एटॉमिक बम हो सकते हैं तो फिर ईरान के पास एटॉमिक बम क्यों नहीं हो सकते हैं। और पूरा जो बयान था, उस बयान को अगर आप देखेंगे तो बहुत साफ इशारा था कि अगर जंग बढ़ती है और अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है, इसका मतलब ये होता है कि रशिया भी इस जंग में शामिल हो सकता है। अब जो बयान है इसकी रोशनी में जरा ट्रंप की कल की हरकत और ट्रंप का बयान देखिए। उसने कहा है कि इसके बाद अमेरिका के जहाज ईरान के एयर स्पेस से लौट आए। हमारा आगे जंग बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। रशिया भी इस बात को जानता है और अमेरिका भी इस बात को बखूबी जानता है कि अगर जंग मिडिल ईस्ट से बाहर निकली, अगर ये जंग ईरान और इजराइल की सरहद से बाहर निकली तो सबके लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो जाएगी। न जाने ट्रंप के ऊपर इजराइल की लॉबी का कौन सा प्रेशर है जिसके चलते उसको ये करना पड़ा। इसके बाद वो अपनी हरकतों में क्या इजाफा करेगा कि दुनिया का भविष्य क्या होगा। लेकिन एक बात आप और अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अब अमेरिका के ऊपर कम से कम इजराइल के मुतालिक कोई भरोसा नहीं करेगा। इवन मिडिल ईस्ट में जो उसके बेहद करीबी दोस्त हैं वो भी भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन अब एक बात तो तय है कि अब ईरान से बातचीत वाली कंडीशन नहीं रहेगी। ईरान फिलहाल कोई बातचीत नहीं करने वाला है। आज सुबह तेल अवीव और हाइफा के ऊपर हमला करके उसने बता दिया है कि जंग हमारी जारी रहेगी। नॉर्थ कोरिया जरा सा मुल्क है, उसके पास एटॉमिक बम है, इसलिए अमेरिका बातें कितनी भी कर ले उसके ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। वो जानता है कि अगर उसने एटॉमिक बम छोड़ दिया तो नॉर्थ कोरिया तो तबाह होगा ही, उसकी जो आग होगी वो अमेरिका तक पहुंचेगी। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कैसे मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये कह रहा हूं कि वहां से सारा सामान हटा लिया गया था।
अगर यहाँ सारा का सारा सामान यूरेनियम सब कुछ होता तो कल एक वीडियो आया था और वो वीडियो ट्विटर पर काफी वायरल हुआ था कि क्या क्या होगा अगर एटॉमिक है, यूरेनियम है और वहां पर बम्बार्ड होता है तो जो पहली चीज होती है वो ये होती है कि रेडिएशन आसपास के इलाकों में फैल जाता है। आसपास के इलाकों में परेशानियां शुरू हो जाती हैं, लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, अस्पतालों में लाइन लग जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और काफी सारे लोग मारे जाते हैं और धीरे धीरे ये ईरान के भी बाहर चला जाता और जो ईरान के पड़ोसी मुल्क हैं उनमें भी दिक्कत पैदा हो जाती। अगर वहां पर यूरेनियम होता और उसमें रिसाव होता तो रेडिएशन हुआ होता तो ऐसी सुबह नहीं होती। सुबह अस्पतालों के बाहर लाइन लगी होती, लोग परेशान होते, अपना घरों के बाहर सांस लेने में दिक्कत हो रही होती। एक बात और मैं आपको साफ बता दूं कि एटॉमिक बोलना बहुत आसान है, लेकिन कभी नागासाकी और हिरोशिमा की तस्वीरें उठाकर देख लीजिए, वहां क्या हुआ था पढ़ लीजिए कि लोगों ने क्या क्या झेला है, फिर समझ में आएगा कि एटॉमिक का मतलब क्या होता है। नेतन्याहू ने और अमेरिका ने दुनिया को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है और अब ईरान को फैसला करना है कि दो चीजें उसके सामने हैं, एक तो अपनी खुद मुख्तारी और अपनी इज्जत को बिल्कुल कंटेंट रखना। और आज सुबह उसका बयान आ जाता कि हम अमेरिका से बात करेंगे, जी हम डर गए हैं, तो ईरान के लोगों का और जो दुनिया भर में ईरान का समर्थन कर रहे हैं उनकी हिम्मत टूट जाती। और दूसरा उसके ऊपर जो दुनिया को तबाही से बचाने की जिम्मेदारी है, इन दोनों का भी वो किस तरह से इस्तेमाल करता है, इस पर सारा कुछ डिपेंड करता है। सुबह तेल अवीव और हाइफा पर हमला करके ईरान ने बहुत साफ कह दिया है कि आपके इस हमले से हम खौफजदा नहीं हैं, ऐसे हमले अब लगातार होंगे। और कल को अगर इजराइल का जो डिमोना रिएक्टर साइट है उसके ऊपर कोई बड़ा हमला हो जाता है तो फिर इजराइल को बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अब उसको ये उम्मीद करनी चाहिए कि ईरान अपनी मिसाइलों का रुख लगातार इजराइल की तरफ रखेगा, उसको तबाही की कगार पर ले जाएगा। ईरान ने आयतुल्लाह अली खामनेई को उनकी कुर्सी से हटाने में तो इजराइल कामयाब नहीं हुआ, लेकिन अगर लगातार यही रहा तो पहले नेतन्याहू और फिर ट्रंप की कुर्सी पर भी बड़ा खतरा आ सकता है। हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है, ये जंग लगातार बढ़ रही है, दुनिया खतरे के बिल्कुल किनारे पर आकर खड़ी हो गई है। अब ये दुनिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अमेरिका की गुंडागर्दी बर्दाश्त करते चले जाती है या फिर अमेरिका को रोकती है ताकि दुनिया को बचाया जा सके।